ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 19वें G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुणायत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय नाइजीरिया दौरे के बाद रियो दी जेनेरियो पहुंचे और वहां उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इंडोनेशिया, नॉर्वे, पुर्तगाल के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। तो आज हम कार्यक्रम में इस 19वें G20 शिखर सम्मेलन के जो मुख्य बिंदु हैं डिक्लेरेशन के, उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जो द्विपक्षीय वार्ताएं रही हैं साइडलाइन बायलैटरल्स भारत की अन्य देशों के साथ, उन पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं एम्बेसडर अनिल कुमार त्रिगुणायत। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। चर्चा से पहले आइए हमारी संवाददाता से एक रिपोर्ट सुनते हैं। रियो पहुंची हमारी संवाददाता साक्षी सिंह 19वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में हमारे साथ जानकारी साझा कर रही हैं। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन की प्रमुख घटनाएं भूख और गरीबी पर वैश्विक गठबंधन और वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार पर सफल सत्र रहे। पहला सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। उन्होंने ब्राजील की अध्यक्षता की प्रशंसा करते हुए इस गठबंधन को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने कल नॉर्वे, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, फ्रांस, इंग्लैंड और इटली के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करी, जहाँ व्यापार, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, AI जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिन का प्रमुख आकर्षण 2024 G20 शिखर सम्मेलन के लिए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र रहा, जिसमें सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक सुधार और बहुपक्षवाद के भविष्य सहित कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आज दूसरे दिन 2 सत्र आयोजित होने हैं, जिसमें पहला सत्र सतत विकास और एनर्जी ट्रांजिशन पर अभी चल रहा है। प्रधानमंत्री भी इस सत्र को संबोधित करेंगे। दूसरा सत्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके साथ ये भी उम्मीद करी जा रही है कि इप्सा गठबंधन का ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा। आज के समापन सत्र में औपचारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी जाएगी। एम्बेसडर त्रिगुणायत, जो इस बार के रियो दी जेनेरियो के G20 शिखर सम्मेलन के डिक्लेरेशन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। यूं तो कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो अहम मुद्दा रहा है वो भुखमरी और गरीबी का रहा। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल जब उद्घाटन सत्र को संबोधित किया तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। और जो ब्राजील का भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन है, उसका भी प्रधानमंत्री ने और भारत ने समर्थन किया। तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा मुद्दा है और इस मंच पर जब ये मुद्दा चर्चा के लिए, डिक्लेरेशन के लिए लाया जाता है तो ये कितना अहम बन जाता है। जैसा आप जानते हैं कि पिछले गत वर्ष में भारत ने इसकी प्रेसिडेंसी G20 की थी और उस प्रेसिडेंसी में सबसे मुख्य बात ये रही कि जो हमारा एक थीम थी वो थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, उसको एक तरह से उसके अंदर में समाहित हो जाता है। तो दूसरी चीज जो थी, भारत ने कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो 90% दुनिया के जो कंट्रीज हैं वो रफली डेवलपिंग कंट्रीज माने जाते हैं, जिनको एक तरह से ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है। तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सब उन कंट्रीज से आते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब सबसे पहले हमारी जो प्रेसिडेंसी शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमें सारे लोगों को मिलना चाहिए, जानना चाहिए कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी एस्पिरेशंस हैं, क्या उनकी रिकमेंडेशंस हैं। और वो सारी भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो हुई पहली, उसमें किया और उसके बाद G20 के अंदर लाया गया। सबसे बड़ी अहम बात उसमें हुई कि SDGs जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो जिनको दुनिया भूल चुकी थी, जिसके लिए फंडिंग अवेलेबल नहीं हो रही थी, उस सबको एक रीफोकस किया गया। दूसरी चीज ये की गई कि अफ्रीकन यूनियन को किस तरह से एक मेंबर बनाया जाए। तो 55 कंट्रीज एक साथ अफ्रीकन यूनियन के रूप में G20 के मेंबर बन गए भारत के साथ। और किस तरह से मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, उनका रिफॉर्म किया जाए। तो अब आप ये देखिए कि ये जो पिछली 3 मीटिंग्स हुई हैं, G20 की समिट्स हुई हैं, पहले इंडोनेशिया, दूसरी भारत, तीसरी अब ब्राजील में, इन तीनों डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हुई है। और चौथी जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर होगी, वो भी डेवलपिंग कंट्री है। तो एक तरह से इब्सा कंट्रीज का जो ग्रुपिंग है वो इस वक्त उसको हैंडल कर रहा है और होल्ड किया है प्रेसिडेंसी को।
तो फोकस जो है वो हमारा, चाहे वो हंगर है, चाहे डेवलपमेंट है, चाहे भुखमरी है, चाहे पॉवर्टी है, चाहे सोशल इंक्लूजन की समस्या है, या क्लाइमेट चेंज की समस्या है, या रिफॉर्म्स है, ये सारी समस्याएं जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं ग्लोबल साउथ को। तो इसलिए भारत की जो प्रधानमंत्री ने यही कहा कि जो भारत के टाइम पे, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अलायंस, ग्लोबल अलायंस की बात कही आपने अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, उन्होंने कहा देखिए भारत में हमने क्या किया, कैसे हमने 25 करोड़ लोगों को, 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, कैसे हमने डिजिटाइजेशन के थ्रू जो है इक्विटी लाई गई है, कैसे डिजिटल एग्रीकल्चर कर रहा है आगे, कैसे 800 मिलियन लोगों को हम 80 करोड़ लोगों को जो है राशन प्रोवाइड करते हैं। कि तो ये हर तरह का, चाहे न्यूट्रिशन के बारे में हो, तो उन्होंने सारे एक एग्जाम्पल के साथ, सक्सेसफुल एग्जाम्पल के साथ ये बात बताई कि अगर चाहे तो लोग उस चीज को कर सकते हैं। और तो इसलिए अच्छी बात यही है कि ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका भी उसी सेम पेज के ऊपर है, तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ इससे बात आगे बढ़ सकती है। जी, आपने बड़ी रोचक बात कही कि बीते जो 3 शिखर सम्मेलन रहे हैं उनमें जो प्रतिनिधित्व रहा है वो विकासशील देशों का रहा है, और इसमें जो पुरजोर तरीके से पिछली बार भी भारत ने ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया था, और साथ में जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनके सुधार को भारत ने पुरजोर तरीके से रखा था। तो ये जो 2 बड़े मुद्दे हैं, एक तो ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना वैश्विक मंच पर, और वैश्विक संस्थाओं में सुधार, ये कितने अहम है? और आपको क्या लगता है कि जब आगे आने वाले सत्र और होंगे, और इस बार ब्राजील में भी पुरजोर तरीके से उन मुद्दों पर बात हुई है, तो कैसे आने वाले समय में आप ग्लोबल साउथ और जो वैश्विक संस्थाओं का सुधार है इस मामले में सकारात्मक नतीजों को देखते हैं? भारत बार बार कहता है, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये बात कही है कि इक्विटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत एक कॉन्सेप्ट लाया क्लाइमेट जस्टिस का। आप देख रहे हैं कि अभी जब ये G20 चला है उसी वक्त में हम COP29 भी देख रहे हैं बाकू अजरबैजान में, वो कंप्लीट वॉश आउट हो गया, वहां कोई कमिटमेंट ही नहीं है। $100 बिलियन पर ईयर का कमिटमेंट हुआ था 2015 से लेकर के 2009 से, बल्कि, लेकिन वो कभी पैसा नहीं मिला है। किसी को 100 मिलियन मुश्किल से मिले हैं बिलियन की जगह, और आज वो कह रहे हैं कि हमें 1 ट्रिलियन चाहिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी और रियलिटी क्या है, उसमें कितना बड़ा गैप है। उसको सुधारने के लिए, उस गैप को कम करने के लिए आवश्यकता है कि भारत और ब्राजील और साउथ अफ्रीका देश खड़े रहें। अब हम कुछ चर्चा आपके साथ करना चाहेंगे द्विपक्षीय जो वार्ताएं हुई हैं भारत की अन्य देशों के साथ, ब्रिटेन के साथ जो रणनीतिक साझेदारी और तमाम साझेदारी को लेकर द्विपक्षीय बैठक की, उसको आप कैसे देखते हैं? और जैसे कि प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी उस भेंट के दौरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोबारा से शुरू करने की, उस पर चर्चा करने की बात भी कही, तो इस वार्ता को दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के नजरिए से कैसे देखा जाए? देखिए, मेरा मानना यह है कि सबसे अच्छी बात, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं मल्टीलैटरल, इसमें होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है, और आप देखें कि G7 की मीटिंग होती है उसमें भी भारत एक फिक्सचर हो गया, 11 बार बुलाया जा चुका है भारत को। प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बार अटेंड किया है, तो उससे ये लगता है कि आपका एक रुतबा तो है, कम से कम दुनिया में आपकी एक पहचान है, आपको लोग जानते हैं कि आपका जो वर्ड है वो मैटर करता है। नाउ अब दूसरी बात ये होती है कि वहां पर दुनिया के सब बड़े बड़े लीडर होते हैं, तो जिनको आपको बायलैटरल रिलेशंस आपके साथ हैं, तो एक आप उनके साथ में मीटिंग होती है। तो ये मीटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब तक बायलैटरल मीटिंग के लिए आप विजिट करेंगे वो कंट्री को, उस बीच में आप वहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दों को फॉलो अप कर सकते हैं ना। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नए हैं, उनके साथ में प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होना एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि यूके हमारा एक बड़ा मित्र है और बड़ा देश है, और यूके जो है ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ है, उसको करना चाहता है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हालांकि कहा है कि जल्दी से जल्दी हम निगोशिएशंस को स्टार्ट करेंगे। तो जब दोनों के लीडरशिप लेवल पे बात होती है, तो जो मुद्दे जिनकी वजह से ये सब रुका हुआ है उसको भी सॉल्व करने में कुछ आसानी होती है। तो मैं ये समझता हूँ जो मार्केट एक्सेस के बेसिकली मुद्दे हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, उन सब के ऊपर में अब टेक्निकल टीम्स जो हैं हमारी वो फिर से स्टार्ट करेंगी। तो होपफुली, हालांकि ऋषि सुनाक ने भी ये कहा था कि बहुत जल्दी हम इसको कर देंगे, लेकिन उनके टर्म में नहीं हो पाया। अब यहाँ के जो ये थी होप के ये प्राइम मिनिस्टर भी यही करेंगे, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है, तो होपफुली ये होगा। दूसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए बायलैटरल रिलेशंस में, जो उनके यूके में मलया टाइप के लोग जो हैं इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, उनकी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हमारी पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई आज तक उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया है।
तो मैं समझता हूं कि भारत ने ये बात जरूर कही होगी उनको, और उसका क्या असर होगा होपफुली वो ये जानेंगे कि इस तरह के क्रिमिनल्स को जो है पनाह देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीज किसी भी मुल्क के साथ फिर हो सकती है। डिप्लोमेसी जो है वो रेसिप्रोसिटी का नाम, और इस बात को मैं इंग्लैंड से ज्यादा कौन समझ सकता। जी, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक प्रधानमंत्री की हुई और इसमें भारत और इटली ने 2025 से 29 तक की जो संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना है, एक एजेंडा है, उस पर बात की। और जो मुख्य जो एग्रीमेंट्स हुए उसमें एक तो जो भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा है, इसके अलावा इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, इंडस्ट्री 4.0 इसके सहयोग को लेकर, और 2025 से 27 के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग कार्यक्रम को लागू करने से संबंधित समझौतों के बारे में बातचीत हुई। तो ये इटली को भारत अपने साझेदार के रूप में कैसे देख रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में के संबंध में दोनों देशों के बीच जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा कि भारत इटली की दोस्ती एक बेहतर दुनिया बनाने की ओर मदद कर सकती है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो बार बार कह रहे हैं, और उनका मैं ये कहूंगा कि पिछले कुछ सालों में इटली के साथ हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा सुधरे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है। और आपको याद होगा कि जब G20 की समिट हमने यहाँ दिल्ली में की थी, तो उस वक्त जो है भारत ने ये इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर किया, जिसमें इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी भी थी। और उन्होंने इटली इस वक्त ऑलरेडी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, लॉजिस्टिक्स हो, उन सब चीजों में काफी भागीदारी और इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो प्रोजेक्ट्स उसके साथ चलेंगे। अब जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस में है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, पैलेस्टाइन और अरब स्टेट्स का वहां पर समस्या है, उसके चलते। लेकिन उसके बावजूद भारत और यूएई और इटली जो अपने अपने एरियाज हैं उसका काम करते जा रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि लड़ाई हमेशा तो चलती नहीं, जब भी सेटल होगी तो देखा जाएगा उस वक्त वो जो पोर्शन रह गया है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर भी डॉक्टर जयशंकर के साथ में हाई लेवल काउंसिल की मीटिंग करा, उसमें भी ये सब प्रोजेक्ट्स डिस्कस हुए थे। दूसरी चीज ये है कि जो भारत और इटली के बीच में, देखिए, हर चीज का एक्शन प्लान, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे एनरिच किया जाए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसलिए ये 25 से 29 का जो 5 साल का ये कार्यक्रम किया गया है, और उसके चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसके अंदर, चाहे वो रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जिसकी बात होती है आजकल, जगह जगह किस तरह इंडस्ट्रीज को डिजिटाइज किया जाए, तो उसमें जो इटली की जो खासियत है, जो उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोडेंस है वो, और डिफेंस और सिक्योरिटी में भी, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो या कॉरिडोर वगैरह में हो, तो वो हर जगह हम लोग मिलकर के एक सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। और उस सिनर्जी को क्रिएट करना, एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको कैसे और आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे ट्रेड में हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हो, तो उन सारी चीजों की इसमें मैं समझता हूँ कि स्पेसिफिक्स आगे जो वेरियस टास्क फोर्सेज होती हैं, सेटअप होती हैं, वो सब आगे उसको ले जाएंगी। लेकिन एक फ्रेमवर्क ऑफ कॉपरेशन एग्री किया गया है जो काफी इसको फायदा पहुंचाएगा, और मेरे ख्याल से पहली बार इतना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन हुआ है। और यूं तो वैसे फ्रांस, पुर्तगाल, नॉर्वे, इंडोनेशिया के साथ बायलैटरल हुई, लेकिन जो टिप्पणी अंत में मैं चाहूंगा वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो सम्मेलन में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये एक नॉर्मल कंटिन्यूएशन है। प्रधानमंत्री मोदी कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिले, और हमने ये देखा है कि चीन और भारत के बीच की जो समस्याएं हैं उसका आखिरकार, जो बेसिकली जिसको कहते हैं ब्रेकिंग द आइस, या उस चीज को खत्म करने की बात, वो जब बड़े लीडर्स मिलते हैं तभी कुछ होती है, और या उनके मिलने की संभावना होती है तो उससे पहले हो जाता है। जैसे कजान से पहले हमने देखा कि चीनी लोग समझ गए कि भारत के साथ में आप दबाव डाल के काम नहीं कर सकते हैं, ऑपरेशन के साथ काम होगा। इसीलिए उन्होंने डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात जो हम करते हैं उसको रिस्पॉन्ड किया, और काफी हद तक मैं जहां तक सुना है कि जो डिसमेंटलिंग हो गई है, जो भी चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है स्मूथली। तो डॉक्टर जयशंकर जो और वांगी की जो बात हुई, फॉरेन मिनिस्टर उनके जो है, वो बात मैं समझता हूँ एक कंटिन्यूएशन है, एक स्टॉक टेकिंग की बात हुई कि कहाँ तक हम लोग पहुंचे और क्या अभी कोई समस्या है, कैसे उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बॉर्डर पर बहुत आवश्यक होते हैं। और ये प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि उसके बाद मीटिंग में पिछली बार कि जो हमारे स्पेशल एडवाइजर्स हैं, NSA लेवल जो कमेटी है बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में, बॉर्डर रेजोल्यूशन के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए,
उसके बारे में वो जल्दी से जल्दी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर त्रिगुणायत, आप कार्यक्रम में जुड़े और G20 शिखर सम्मेलन के साथ जो भारत की द्विपक्षीय वार्ताएं रही, एक साइडलाइन बायलैटरल्स रही, उसके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, अपना विश्लेषण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत। अभी आप सुन रहे थे 19वें G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुणायत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।